रंजीत और अतुल ने उस गांव के लिए जो सेवाएं और मदद की थी, उसे सुनकर अवनी के मन में उनके प्रति सम्मान तो जागा, लेकिन अपने डैड के लिए गुस्सा भी कम नहीं हुआ। वो यही सोच रही थी कि जिस इंसान ने इतने लोगों का जीवन संवारा, उसने अपनी पत्नी और बच्ची को सड़कों पर अनाथ क्यों छोड़ दिया। अवनी ने फौरन मुद्दे की बात पूछी। तो इसका मतलब ये है कि आपके परिवार वालों को इस गांव के बारे में पता होगा? क्या वे हमें यहाँ ढूंढ लेंगे? रंजीत ने आश्वासन देते हुए कहा, नहीं, किसी को नहीं पता। यह हमारा निजी काम है। मैंने इसे कभी दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ के सिर्फ बुजुर्गों को पता है कि हमने इस गांव के लिए क्या किया है। नई पीढ़ी तो बस गांव का मुखिया मानती है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ के लोग बहुत वफादार हैं। मेरी मर्जी के बिना यहाँ से एक भी खबर बाहर नहीं जाएगी। मैंने पूरे गांव में फ्री इंटरनेट की सुविधा दे रखी है, तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने तुम्हारे लैपटॉप में पासवर्ड सेव कर दिया है। इतना कहकर वो अपने काम पर चले गए। अवनी को अपने पिता पर गर्व तो हो रहा था, पर वो उसे जाहिर नहीं कर पा रही थी। उसे वो दिन याद आए जब वो एक वक्त की रोटी के लिए पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाती थी। स्कूल से मिलने वाला मुफ्त खाना ही उसका सहारा था। उन मुश्किल दिनों में जब पार्वती की दिमागी हालत बिगड़ जाती थी, तो वो स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर उनकी सेवा करती थी और खुद ही पढ़ाई करती थी। इन्हीं सब कड़वी यादों को पीछे धकेलते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया और काम में जुट गई। दूसरी तरफ विवान मल्होत्रा को विष्णु से निपटने के बाद अपने कमरे में बंद हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे। उसे नहीं पता था कि रंजीत मामा और अवनी कहाँ हैं। वो खाने पीने की सुध बुध खोकर शराब को अपना सहारा बनाए हुए था। जब भूख असहनीय होती तो इंटरकॉम से खाना मंगवा लेता, वरना नशे में ही पड़ा रहता। कृष्णा पर काम का बहुत दबाव था, पर पवित्रा उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। पुष्कर भी कृष्णा का साथ दे रहा था, जिससे बिजनेस पटरी पर था। उधर विघ्नेश मल्होत्रा परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर सिर्फ अपने काम में मग्न था। उसने विवान के परिवार के सभी नंबर ब्लॉक कर दिए थे। वो आशिका से दूर रहकर दुखी तो था, पर उसने इस अकेलेपन को अपनी किस्मत मान लिया था। 1 हफ्ते बाद जब विवान थोड़े होश में आया तो उसने अपना मोबाइल देखा। उसका डिस्प्ले बुरी तरह टूट चुका था और फोन बंद था। उसे याद भी नहीं था कि उसने फोन कब तोड़ा। चार्ज करके ऑन किया तो ढेरों मैसेज आए हुए थे। उनमें से एक मैसेज ने उसका ध्यान खींचा। उसमें 2 वीडियो थे। पहले वीडियो में साक्षी एक वेटर से बहस कर रही थी और फिर उसे पैसे देकर विवान की शराब में नशीली दवा मिलवा रही थी। विवान की लाल आंखें ये देखकर और भी खतरनाक हो गईं। दूसरी वीडियो में वो वेटर उल्टा लटका हुआ था और साक्षी पास में डरी हुई बैठी थी। विवान बुदबुदाया, मेरा शिकार वहां इंतजार कर रहा है। आज अपनी सारी नफरत इन पर उतार दूंगा। वो नहाने गया और देखा कि उसके शरीर से काली गंदगी निकल रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने 1 हफ्ते से स्नान भी नहीं किया था। अवनी की याद ने उसे पागल कर दिया था, पर उसने उस गुस्से को अंदर ही दबा लिया। उस काली बिल्ली को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इस साक्षी का हिसाब करना होगा। उसने अपने बाउंसर को फोन किया। बाउंसर ने बताया, सर, हम उस रात आपके पीछे ही थे जब आप नशे में घर जा रहे थे। हमने साक्षी और उस वेटर को पकड़कर आपके गोदाम में कैद रखा हुआ है। हमने आपको संपर्क करने की बहुत कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई। अब क्या करना है सर? विवान ने फोन काट दिया। उसने उस सीक्रेट रूम को लॉक किया और मन ही मन तय किया कि वो अपनी जिंदगी में इस कमरे को कभी नहीं खोलेगा। उसने कमरे का दरवाजा ऐसे सेट किया कि किसी को पता ना चले और नीचे आ गया। हॉल में मीरा और राजेश्वरी टीवी देख रही थी। विवान ने नफरत से मीरा की ओर देखा और तंज कसा, अपनी कंपनी छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? क्या काम करना छोड़ दिया? राजेश्वरी ने गरिमा के साथ जवाब दिया, मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर से ही अपना काम कर रही है। तुम्हारी तरह नशे में धुत होकर अपने कमरे में बंद नहीं है। हमसे बदतमीजी मत करो विवान, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखा। विवान हंसा, वाह, दोनों की जोड़ी जम गई है। वो तेजी से बाहर निकल गया। उसने पुष्कर को कॉल किया जो कृष्णा के साथ मीटिंग में था। विवान का फोन देख कृष्णा ने कहा, लगता है बड़े भाई का नशा उतर गया। पुष्कर ने फोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया। विवान ने एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह पूछा, क्या वेंकटेश वाला प्रोजेक्ट हैंडओवर हो गया?
कृष्णा ने म्यूट पर डालकर मजाक उड़ाया। देखो इसकी अकड़, महीने भर पुराने प्रोजेक्ट के बारे में अब पूछ रहा है। फिर उसने म्यूट हटाकर कहा, मिस्टर विवान, कंपनी सिर्फ आपके नाम पर नहीं है, हम भी इसके हिस्सेदार हैं। प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, अपनी ईगो अपने पास रखिए। विवान ने चिल्लाकर कहा, फाउंटेन के आउटलेट ड्राइंग का सीक्रेट कोड तो मेरे पास था, फिर वो कैसे बना? कृष्णा ने हिम्मत से जवाब दिया, वो कोई बड़ा सीक्रेट नहीं था। अवनी भाभी ने पहले ही उसका डिजाइन एचआर को दे दिया था। खुद को दुनिया का इकलौता अक्लमंद समझना बंद कीजिए। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, एक और शब्द बोला तो मेरी गोली बात करेगी। पुष्कर ने बीच बचाव करते हुए बताया कि एक नया थीम पार्क का प्रोजेक्ट पेंडिंग है, क्योंकि क्लाइंट को कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। विवान ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वो सीधे गोदाम पहुंचा जहां साक्षी बंधी हुई थी। साक्षी उसे देखते ही गिड़गिड़ाने लगी, विवान मुझे बचा लो। ये लोग मुझे खाना मांगती हूँ तो मिर्च खिलाते हैं, पानी मांगती हूँ तो नमक वाला पानी देते हैं। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ विवान। विवान ने पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर रखी और गरज कर कहा, मुंह बंद रख, तूने जो किया है उसकी सजा इतनी आसान नहीं होगी। उसने अपने बाउंसरों से कहा, इसे एक खास डोज दी जाए। एक महिला बाउंसर ने साक्षी को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका पूरा शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। साक्षी चिल्लाने लगी, नहीं विवान ये गलत है, मुझे बचाओ। विवान ने एक इशारा किया और बाउंसर उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। विवान ने बाउंसर को इशारा किया और वो साक्षी को उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। उसे वहां जंजीरों से बांध दिया। विवान शांति से उस वेटर के पास आया और उसके शरीर के जख्मों को देखा। वो बुरी तरह लहूलुहान था। विवान ने संतोष के साथ कहा, लगता है मेरे लड़कों ने तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से की है। तुम जैसे लोग चंद पैसों के लिए ईमान बेच देते हो। तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है ना? उसने उसे एक जोरदार लात मारी। वो वेटर इतना अधमरा था कि बोलने की हालत में भी नहीं था। साक्षी कम से कम खाना पानी खाकर खुद को जिंदा रखे हुए थी, पर वो वेटर एक बेजान लाश की तरह पड़ा था। विवान ने आदेश दिया, इसे उठाकर ले जाओ और शार्क मछलियों को खाना दो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इसके बाद वह मल्होत्रा जेम्स एंड स्टोन्स के ऑफिस पहुंचा। वहां उसने सारा हिसाब किताब खुद चेक किया। उसे पता था कि मालिक की गैर मौजूदगी में लोग हेर फेर करने से बाज नहीं आते, पर वहां सब कुछ सही था। विवान मल्होत्रा से टकराने या चोरी करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी पुष्कर अंदर आने की अनुमति मांगते हुए आया। विवान ने व्यंग से पूछा, क्यों पुष्कर? लगता है 1 महीने से तुम बड़ी शांति में थे। पुष्कर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने पुराने दोस्त विवान को देख रहा था, जो अब किसी डरावने साये जैसा लग रहा था। लाल आंखें, बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरे बाल। विवान का हुलिया पहचान में नहीं आ रहा था। विवान ने आदेश दिया, मिस्टर पुष्कर, क्या देख रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई राक्षस लग रहा हूँ? मुझे जो बनना था तुम सब ने मिलकर बना दिया। अब ये सब छोड़ो और विघ्नेश को बोलो कि मुझसे मिलने आए। पुष्कर ने जो जवाब दिया, उसने विवान का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। विवान ने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया। पुष्कर ने एक फाइल मेज पर रखी और कहा, विवान, विघ्नेश ये फाइल देकर चला गया है। उसने कहा है कि अब से वो मल्होत्रा परिवार का कोई भी केस नहीं लेगा। उसने साफ कह दिया है कि उसे दोबारा कॉल ना किया जाए। विवान ने फाइल पढ़ी। उसमें लिखा था कि मीरा रंजीत मामा की नहीं, उसके दोस्त अतुल की बेटी है और उसकी माँ पार्वती एक आश्रम में रहती थी। विवान को कुछ बातों पर शक हुआ, पर पूछने के लिए विघ्नेश वहां नहीं था। उसने विघ्नेश को फोन मिलाया, पर कॉल नहीं लगा। पुष्कर ने कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो विवान, फोन नहीं लगेगा। उसने तुम्हारा और मेरा दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया है। और हाँ, खबर ये भी है कि आशिका और विघ्नेश का ब्रेकअप हो गया है। विवान चिल्लाया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को छोड़ दे? पुष्कर ने कड़वाहट से कहा, जब तुमने उसकी बहन अवनी को घर से निकाल दिया, तब तुमने जो हिम्मत की थी वही हिम्मत उसकी भी है विवान। विवान सन्न रह गया। उसने पुष्कर को गौर से देखा, पर पुष्कर शांत बैठा था। विवान चिल्लाया, गाड़ी निकालो, अभी उसके ऑफिस चलते हैं। पुष्कर ने शांति से जवाब दिया, सॉरी सर, सुना है कि उसने अपना ऑफिस बंद कर दिया है और शहर छोड़कर कहीं और चला गया है। विवान ने गुस्से में तेज से मुक्का मारा और फाइल के पन्ने पलटने लगे।
पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, लावण्या लैब्स। विवान बुदबुदाया, लावण्या लैब्स? ये विघ्नेश चाहे जिस भी कोने में छुपा हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। गाड़ी निकालो। पुष्कर को डर था कि विवान अब क्या हंगामा करेगा, पर वो उसके साथ चल दिया। बाहर निकलते वक्त विवान की नजर डिस्प्ले केस पर पड़ी, जहां उसके द्वारा खास डिजाइन किया गया एक कीमती हार रखा था। उसे देखते ही उसने मैनेजर को दहाड़ कर बुलाया। विवान ने पूछा, ये डिजाइन यहाँ बाहर किसने रखा? मैनेजर पसीने पसीने होकर बोला, सर मुझे पता नहीं, मैं पूछकर बताता हूँ। विवान ने गरज कर कहा, तुम यहाँ के मैनेजर हो और तुम्हें नहीं पता? तभी वहां कृष्णा आया और पूछा, क्या समस्या है? कृष्णा भले ही रौब दिखाना चाहता था, पर विवान के सामने उसका चेहरा फीका पड़ गया। विवान ने कृष्णा से पूछा, क्या ये हार तुमने यहाँ रखा है? कृष्णा ने जवाब दिया, शोकेस में रखेंगे तभी तो ग्राहक आकर्षित होंगे, लॉकर में रखने से क्या फायदा? ऐसे नायाब टुकड़े को देख के ही तो लोग हमारी दुकान पर आएंगे। विवान ने बिना कुछ सोचे सबके सामने कृष्णा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद लोग दंग रह गए, पर विवान के डर से सब काम में लग गए। विवान ने कहा, ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है जिसे मैंने खुद डिजाइन किया है। इसकी चाबी मेरे पास है, फिर तुमने डुप्लीकेट चाबी इस्तेमाल कैसे किया? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। उसने उस हार को गौर से देखा। उस हार में एक काली कोयल बनी हुई थी। आमतौर पर लोग मोर बनाते हैं, पर विवान ने काली कोयल बनाई थी। वो हार बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर विवान के मन में गुस्सा और खुशी दोनों उमड़ रहे थे। विवान ने हार अपने पास रख लिया और कृष्णा से पूछा, रंजीत मामा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कृष्णा ने गुस्से में कहा, वो इस शहर में नहीं है। विवान ने पूछा, क्या वो विदेश चले गए? अभी तो कोई मीटिंग नहीं थी। कृष्णा ने एक बड़ा सच विवान के मुंह पर मारा। रंजीत मामा ही वो इंसान है जो हमारी भाभी को इस घर से बचाकर सुरक्षित ले गए हैं, मिस्टर विवान मल्होत्रा। विवान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया और कुछ आदेश दिए। फिर वो लावण्या लैब्स की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ पुणे में विष्णु अब पूरी तरह बदल चुका था। वो कोट सूट पहनकर एमडी की कुर्सी पर बैठा था। उसके सिर पर बाल बढ़ चुके थे और वो काफी प्रभावशाली लग रहा था। मुंबई मल्होत्रा अस्पताल की एक ब्रांच पुणे में भी थी और विष्णु ने उसकी कमान संभाल ली थी। सीता उसी अस्पताल में डॉक्टर थी। सीता विष्णु के कैबिन में बैठी एक मरीज के केस की बहस कर रही थी। उसे विष्णु का फैसला पसंद नहीं आया था। उसने कहा, सर वो मरीज नहीं बच पाएंगे। हम जो भी इलाज करें वो बेकार है। हमें उन्हें उनके घर भेज देना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के साथ सुकून से कुछ दिन बिता सके। यहाँ रहने का मतलब सिर्फ सुइयां और दवाइयों का नर्क होगा। विष्णु ने मेज थपथपाकर कहा, सीता मैडम, यहाँ एमडी मैं हूँ, आप नहीं। आप बस वही कीजिए जो मैंने कहा है। डॉक्टर का काम है इलाज करना, ज्योतिषी बनकर ये कहना नहीं कि वो कब मरेगा। सीता को लगा कि क्या ये वही इंसान है जिसकी उसने जान बचाई थी। उसे लगा कि विष्णु शायद उससे बदला ले रहा है। विष्णु ने आगे कहा, इसी अस्पताल ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, पर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और मेरा इलाज किया। मुझे अपने घर ले जाकर ठीक किया। वैसे ही इस मरीज के लिए भी उम्मीद रखिए। हर जान कीमती है, इसलिए जाइए और इलाज शुरू कीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए और ये मानिए कि हमें सफलता मिलेगी। उसने किसी अनुभवी लीडर की तरह बात की। सीता समझ नहीं पा रही थी कि इस नए विष्णु को कैसे समझाए। विष्णु की समस्या अलग थी, इसलिए वो ठीक हो गया, पर इस मरीज की हालत अलग थी। वो मरीज को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। वो सोचने लगी कि विष्णु को कैसे मनाए। तभी उसकी सहेली कृपा दौड़ती हुई आई और उसने कुछ ऐसा कहा कि सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई।